तो अगर कोई ये कहे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में असेंबली में बम फेंका था, तो शायद तुरंत जवाब मिलेगा कि बिल्कुल ये तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर कोई ये भी जोड़ दे कि उन्होंने ऐसा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए और अंग्रेज अफसरों को मारने के लिए किया था, तो भी ज्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, ये भी सही है, इतिहास की किताबों में यही तो पढ़ा है हमने। हाँ, अक्सर लोग यही मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में यहीं पर हम एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाते हैं और परीक्षा के प्रश्न बनाने वाले इसी जाल का इंतजार करते हैं। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम 1 अप्रैल 2026 के डेली असम ट्रिब्यून अखबार के कुछ खास स्रोतों को खंगाल रहे हैं। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ खबरों की सुर्खियां पढ़ना नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हम उन खबरों की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तथ्य कैसे काम करते हैं और आखिर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, मतलब जो PYQs होते हैं, वो हमें खबरों को पढ़ने का सही नजरिया कैसे देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि करंट अफेयर्स एक विशाल समुद्र की तरह है और ये जो PYQs हैं वो हमारा कंपस है, जो हमें बताते हैं कि आखिर तैरना किस दिशा में है। ये बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने, क्योंकि जब हम किसी भी स्रोत को पढ़ते हैं तो अक्सर सिर्फ क्या हुआ पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो असली खेल है वो क्यों और कैसे का है। सही बात है। देखिए, आज हम 3 बिल्कुल अलग दिशाओं में जाने वाले हैं। हम जमीनी स्तर पर एक क्षेत्रीय पहचान के संघर्ष को समझेंगे, फिर हम चांद की ओर जाने वाले एक ऐतिहासिक मिशन की तकनीक को डिकोड करेंगे और आखिर में इंसानी संवेदनाओं को कागज पर उतारने वाले साहित्य की दुनिया में भी उतरेंगे। अरे वाह, मतलब जमीन से लेकर आसमान और फिर सीधे हमारे मन के भीतर। बिल्कुल। और इन तीनों विषयों में एक बात बहुत समान है, वो ये कि जानकारी को सतही तौर पर देखना हमेशा खतरनाक होता है। हमें एक डीप ऑल-लाइन कवर्स अप्रोच की जरूरत होती है। ये डीप ऑल-लाइन कवर्स मतलब हर एक लाइन का बारीकी से विश्लेषण करना। हाँ, मतलब स्रोत की हर एक पंक्ति के पीछे छिपे अर्थ और उसके पूरे तंत्र को गहराई से समझना। तो चलिए सबसे पहले अपनी जमीन और अपनी जड़ों से जुड़े एक मुद्दे से शुरुआत करते हैं। खबर असम से है, जहां राज्य सरकार ने 31 मार्च को छात्र दिवस या छात्र दिवस के रूप में मनाया है। हाँ, और ये दिन किसी आम नेता के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जयंती को समर्पित है। बोडोफा मतलब बोडो का पिता। तो स्रोत के मुताबिक वो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU उसके पूर्व अध्यक्ष थे। उनका मुख्य काम बोडो भाषा और संस्कृति को मान्यता दिलाना था। सही कहा। पर मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर उनका आंदोलन इतना प्रभावी कैसे हो गया कि आज उनके जन्मदिन को पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें उस आंदोलन के मैकेनिक्स को देखना होगा। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी का जो संघर्ष था वो सिर्फ एक पहचान का नारा नहीं था, वो असल में एक पूरा ढांचागत बदलाव था। अच्छा, ढांचागत बदलाव से आपका क्या मतलब है? मतलब उनके ही जमीनी प्रयासों का नतीजा था कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, जिसे हम BTR या बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहते हैं, उसकी नींव रखी गई। BTR कोई साधारण जिला पंचायत नहीं है। हाँ, ये तो है। ये संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त परिषद है, जिसे अपने कानून बनाने और विकास के फैसले लेने का विशेष अधिकार है। और जहां तक मुझे याद है, आज इसके दायरे में 5 जिले आते हैं ना? बिल्कुल सही। कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और तामुलपुर। इसके अलावा बोडो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, उसकी जमीन भी इसी आंदोलन ने तैयार की थी। और देखिए, यहीं पर वो PYQ वाला हिस्सा जुड़ता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, कैसे? SSC CHSL 2024 में एक सीधा सवाल था कि 31 मार्च को असम में किसका जन्मदिन छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो सीधा तथ्य हो गया। बिल्कुल। लेकिन APSC CCE 2024 का प्रश्न थोड़ा और गहराई में जाता है। उसमें पूछा गया था कि असम सरकार द्वारा BTR में बाथोइज्म या बथाओइज्म उसको आधिकारिक मान्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये दिलचस्प है। अब स्रोत में तो इसका उत्तर दिया है कि बोडो समुदाय के पारंपरिक विश्वास को संरक्षित करना, लेकिन सच कहूं तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये बाथोइज्म असल में है क्या, इसका तंत्र कैसे काम करता है। मैं बताती हूँ। देखिए, बाथोइज्म बोडो समुदाय का एक बेहद प्राचीन और पारंपरिक धर्म है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह किसी मूर्ति पूजा पर आधारित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से प्रकृति के सिद्धांतों पर टिका है। प्रकृति की पूजा? हाँ, इसमें सिजो नामक एक विशेष पौधे को सर्वोच्च देवता का प्रतीक माना जाता है और 5 तत्वों की पूजा की जाती है। अरे वाह,
अब सवाल ये है कि एक राज्य सरकार इसे आधिकारिक मान्यता क्यों दे रही है। तो जब किसी समुदाय के आस्था के केंद्र को प्रशासनिक मान्यता मिलती है तो वो सिर्फ एक सांस्कृतिक कदम नहीं होता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और राजनैतिक सुरक्षा भी होती है। मतलब उन्हें भरोसा दिलाना कि सरकार उनके साथ है। बिल्कुल, ये उस समुदाय को ये भरोसा दिलाता है कि मुख्य धारा का प्रशासन उनकी जड़ों का सम्मान करता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन है। कहिए। जब हम एक बड़े देश के भीतर इस तरह के स्वायत्त क्षेत्रों को बनाते हैं और एक छोटी उपसंस्कृति या अलग भाषा को इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो क्या इससे राष्ट्र का ढांचा कमजोर नहीं होता? आपका मतलब है कि इससे अलगाववाद बढ़ सकता है? हाँ, मतलब अगर हर कोई अपनी अलग पहचान को लेकर इतना मुखर हो जाए तो क्या समाज छोटे छोटे हिस्सों में बंट नहीं जाएगा? देखिए, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और दुनिया भर के जो लोकतंत्र है वो इसी सवाल से जूझते हैं। लेकिन भारत के संवैधानिक ढांचे का इतिहास एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। वो कैसे? अगर हम 2003 के बोडो शांति समझौते और 2020 के नए समझौते के पीछे का विज्ञान समझें तो पता चलता है कि पहचान को मुख्य धारा में शामिल करना असल में अलगाववाद का सबसे बड़ा इलाज है। अच्छा, इलाज कैसे? मतलब जब किसी समुदाय की भाषा 8वीं अनुसूची में आ जाती है तो उन्हें केंद्र सरकार की परीक्षाओं में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने का हक मिलता है, साहित्य में मान्यता मिलती है। इससे वे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बजाय सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। विद्रोह तब होता है जब पहचान को दबाया जाता है, जब उसे संविधान के भीतर जगह दे दी जाती है तो वही संघर्ष एक लोकतांत्रिक भागीदारी में बदल जाता है। ये तो एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। मतलब अपनी जड़ों को मजबूत करके ही एक बड़ा पेड़ खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो चलिए, अब जड़ों और जमीन की बात तो हो गई, तो अपनी इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हैं। हमारी अगली खबर उन सीमाओं को पार कर रही है जो पूरे मानव समाज की हैं। अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 53 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसान वापस चांद की ओर जा रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 यानी आर्टेमिस 2 मिशन 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने वाला है। ये वाकई एक बेहद ऐतिहासिक क्षण है। मतलब 1972 में अपोलो 17 आखिरी मिशन था जब किसी इंसान ने चांद के इतने करीब उड़ान भरी थी। हाँ, बहुत लंबा वक्त बीत गया। और आर्टेमिस 2 में 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS और ओरियन कैप्सूल के जरिए 10 दिन की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो स्रोत में एक तकनीकी बात बताई गई है कि ये दल चांद पर उतरेगा नहीं, है ना? हाँ, वो लैंड नहीं करेंगे। वे सिर्फ एक क्रूड फ्लाईबाय करेंगे और वापस लौटकर प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है ये 53 साल का गैप। मतलब 1969 में जब अपोलो 11 उतरा था तब उनके पूरे स्पेसशिप का जो कंप्यूटर था वो आज के एक साधारण स्मार्टफोन से भी कम ताकतवर था। हाँ, ये एक बहुत ही मशहूर फैक्ट है। और आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर हैं, फिर भी हमें वापस चांद पर जाने में आधी सदी लग गई। तो क्या अपोलो मिशन के ब्लूप्रिंट्स खो गए थे या हम सिर्फ पुरानी सफलता का एक बहुत ही महंगा रीमेक बना रहे हैं? देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन आर्टेमिस किसी भी तरह से अपोलो का रीमेक नहीं है। अच्छा। अपोलो मिशन के पीछे की जो प्रेरणा थी वो विज्ञान से ज्यादा भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स थी। शीत युद्ध के दौरान ये सिर्फ सोवियत संघ को हराने और चांद पर अपना झंडा गाड़ने की एक स्पेस रेस थी। हाँ, बस किसी तरह पहले पहुंचना था। बिल्कुल। और एक बार जब वो मकसद पूरा हो गया तो इतने भारी बजट को सही ठहराना बहुत मुश्किल हो गया। और इसके अलावा अपोलो की जो सप्लाई चेन थी, जो कारखाने थे, वह सब तो दशकों पहले ही बंद हो चुके हैं ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप 1960 के दशक के कल पुर्जों से आज का आधुनिक मिशन नहीं बना सकते। तो फिर आर्टेमिस का असली मकसद क्या है अगर वहां सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं है? आर्टेमिस का मकसद है वहां टिकना, मतलब एक स्थायी उपस्थिति बनाना। ये मिशन असल में 3 चरणों में काम कर रहा है। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित परीक्षण था जो पहले हो चुका है। हाँ, और आर्टेमिस 2 जो अभी होने वाला है वो एक फ्लाईबाय है। फ्लाईबाय का मतलब है कि वे अंतरिक्ष यान को चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ले जाएंगे, उसके चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे ताकि पृथ्वी पर वापसी के लिए उस गुरुत्वाकर्षण का एक स्लिंग शॉट या गुलेल की तरह इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मतलब उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वापस के लिए। बिल्कुल। और फिर अंत में स्प्लैश डाउन होगा, जहां कैप्सूल पैराशूट की मदद से
प्रशांत महासागर में गिरेगा, ताकि लैंडिंग का झटका कम से कम हो। और फिर आर्टेमिस 3? इसके बाद जो आर्टेमिस 3 होगा वो असल में चांद पर लैंडिंग करेगा। उनका मुख्य लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी बेस बनाना है, ताकि चांद को भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक कदम या स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और शायद यही वजह है कि इस बार मिशन का जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदल गया है। मतलब इस मिशन में पहली बार एक महिला, एक अश्वेत व्यक्ति विक्टर ग्लोवर और एक गैर अमेरिकी नागरिक शामिल है। हाँ, ये डाइवर्सिटी बहुत अहम है। स्रोत में विक्टर ग्लोवर का एक बयान भी है जो मुझे बहुत ही मार्मिक लगा। वे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि युवा अश्वेत और भूरे रंग के बच्चे उन्हें अंतरिक्ष में देखकर सोचें कि वो मेरी तरह दिखता है। तो ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये तो एक संदेश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सहयोग सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों तक ही सीमित नहीं है। 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स मतलब आर्टेमिस अकॉर्ड्स की शुरुआत हुई थी। भारत सहित 50 से ज्यादा देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अच्छा, भारत भी इसमें शामिल है? हाँ, और ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मतलब अंतरिक्ष अब किसी एक महाशक्ति की जागीर नहीं रहा है। और मजे की बात तो ये है कि अंतरिक्ष की इस तकनीकी जानकारी पर भी परीक्षा वाले बहुत पैनी नजर रखते हैं। हाँ, PYQs में तो अक्सर स्पेस के सवाल आते हैं। बिल्कुल। अगर हम UPSC 2016 के मंगलयान वाले PYQ को देखें तो समझ में आता है कि सतही ज्ञान कैसे धोखा देता है। वो मंगलयान वाला प्रश्न, जिसमें कथन था कि भारत मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। हाँ, वही। अब जिसने सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी हैं वो सोच सकता है कि हाँ, भारत ने बहुत बड़ा काम किया था, शायद दूसरा ही होगा। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। लेकिन अगर हमारी वो डीप ऑनलाइन कवर्स वाली रणनीति अपनाई जाए तो हकीकत सामने आती है। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश जरूर था, लेकिन कुल मिलाकर वो चौथा देश था। सोवियत संघ, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद है ना? बिल्कुल। और परीक्षक सिर्फ दूसरा और चौथा शब्द बदलकर पूरी जानकारी का परीक्षण कर लेता है। सच में ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अखबार पढ़ते समय दिमाग का GPS हमेशा ऑन रखना पड़े। हाँ, नहीं तो आप गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। खैर, अंतरिक्षयान चांद का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब हम जरा उस दुनिया की ओर लौटते हैं जो हमारे भीतर बसती है। साहित्य की दुनिया। हाँ, रॉकेट हमारे भौतिक ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं, लेकिन साहित्य हमारे मानसिक और सांस्कृतिक ब्रह्मांड को सहेजता है। हमारे स्रोत में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का भी जिक्र है, जो नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के दौरान 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया गया है। ये भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस साल के विजेताओं में प्रमुख रूप से अंग्रेजी के लिए पूर्व राजदूत नवतेज सरना को उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और हिंदी के लिए ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया गया है। तो उसमें पुरस्कार के तौर पर क्या दिया जाता है? इसमें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, एक शॉल और एक तांबे की पट्टिका या कॉपर प्लेक दी जाती है। अब यहाँ मुझे एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई दे रहा है। वो कैसे? मतलब चांद पर जाने के लिए अरबों डॉलर फूंक दिए जाते हैं, लेकिन मानव आत्माओं और समाज की कड़वी सच्चाइयों को कागज पर दर्ज करने वाले लेखक को पुरस्कार के रूप में सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। ये तुलना थोड़ी चुभने वाली जरूर है, लेकिन सच है। लेकिन देखा जाए तो तकनीक कुछ सालों में कबाड़ हो जाती है, जबकि एक अच्छी किताब सदियों तक समाज का आईना बनी रहती है। बिल्कुल, साहित्य की उम्र तकनीक से कहीं ज्यादा होती है। पर अकादमी के काम करने के तरीके को लेकर मेरे मन में एक सवाल है। स्रोत कहता है कि 1954 में बनी ये संस्था 24 भाषाओं में पुरस्कार देती है। अब 22 भाषाएं तो संविधान की 8वीं अनुसूची की हो गई, लेकिन स्रोत बताता है कि बाकी 2 राजस्थानी और अंग्रेजी हैं। हाँ, ये बात सही है। तो जब राजस्थानी 8वीं अनुसूची में है ही नहीं, तो अकादमी इसे कैसे और क्यों मान्यता दे रही है? देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। साहित्य अकादमी जो है ना, वो एक स्वायत्त संस्था है। मतलब ऑटोनॉमस है। महत्व को पहचानना है, न कि सिर्फ प्रशासनिक सूचियों का पालन करना। राजस्थानी भाषा की अपनी एक बहुत विशाल और प्राचीन साहित्यिक परंपरा है। हाँ, वो तो है। अगर कोई संस्था सिर्फ इसलिए किसी भाषा के साहित्य को नकार दे
क्योंकि उसे राजनीतिक रूप से 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है, तो ये तो उस भाषा की आत्मा को मारने जैसा होगा ना। बिल्कुल। ये साहित्य अकेडमी का ही तंत्र है, जो अकेडमी फेलो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ऐसे सर्वोच्च सम्मान देकर भाषाओं को और साहित्य को जिंदा रखता है। और मुझे लगता है कि परीक्षाओं में भी इसी बारीक तंत्र पर सवाल बनते हैं। यूपीएससी ने एक बार पीवाईक्यू में पूछा था कि क्या साहित्य अकेडमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और इसमें क्लॉज ये भी था ना कि हाँ। क्या पुस्तक की व्यावसायिक सफलता या कमर्शियल सक्सेस, यानी वो कितनी बिकी है, वो इस पुरस्कार के लिए एक मानदंड है। हाँ, बिल्कुल यही पूछा गया था। तो देखिए, यहीं पर वो क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। कोई किताब कितनी बिकी, ये तो उसकी मार्केटिंग और प्रकाशक के बजट पर निर्भर कर सकता है ना। हाँ, अच्छी मार्केटिंग से तो कोई भी किताब बिक सकती है। लेकिन साहित्य अकेडमी का जो ज्यूरी सिस्टम है, वो किताब की साहित्यिक गुणवत्ता, उसके सांस्कृतिक महत्व और उसके शिल्प को परखता है, ना कि उसके बिक्री के आंकड़ों को। सही कहा। इसी तरह अमिताभ घोष के उपन्यास द शैडो लाइन्स पर एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो सवाल आया था, वो भी ये साबित करता है कि सिर्फ विजेता का नाम रट लेना काफी नहीं है। आपको उस किताब के विषय और उसके प्रभाव के बारे में भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब हम पता होने और रटने के बीच के फर्क की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए आखिर में उस मनोवैज्ञानिक जाल की तरफ लौटते हैं जिसका जिक्र हमने इस चर्चा की बिल्कुल शुरुआत में किया था। वो सीडीएसआई 2002 का भगत सिंह वाला सवाल। हाँ, वो सवाल ये साबित करता है कि जानकारी को बिना सोचे समझे निगल लेना कितना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। उस प्रश्न में कथन था कि 1929 में असेंबली में बम फेंका गया, जो कि एक ऐतिहासिक तथ्य है, बिल्कुल सही है। हाँ।